हेलो पीपल, सो वेलकम बैक टू नॉलेज जॉइंट। माय नेम इज़ काजल जैन और हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री के चौथा चैप्टर। ठीक है, चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे आज। सो डन, आगे बढ़ जाते हैं। वही डील है जो हम पहले कर रहे थे कि मैं आपको जिस्ट पढ़ाऊँगी और आप उसके बाद मेरे नोट्स भी चेक कर सकते हो और आप अपने जो मैं बोलती जाती हूँ आप उसके नोट्स भी बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो गेट ऑन। चलो शुरू करते हैं अपनी राइड। हम आ चुके हैं भाई 16 से 17 सेंचुरी। वाह, क्या ही कवर किया है हमने। ठीक है, 12 सेंचुरी से हम लगभग 15 सेंचुरी तक आ चुके थे। कहाँ पे? कल आ चुके थे। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। सो जस्ट शुरू करते हैं। मुगल पे आ चुके हैं। तो so ruling as a large territory as an Indian subcontinent with such a diversity of people, culture was extremely difficult task survive एनी रूरल के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रूरल के लिए इंडिया में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मुगल क्रिएटेड एम्पायर। ठीक है, उनने मुगल क्रिएटेड एम्पायर। ठीक है, उनने अकम्प्लिस भी किया है। ठीक है, इधर पॉसिबल भी किया है ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया है, ना कि फुल टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड टाइम बेसिकली अकबर जहांगीर शाहजहां मोस्टली। फिर उसके बाद तो औरंगजेब के बाद तो हम देख लेते हैं क्या हो जाता है उनके साथ। So in the later half of the 16th century, they expanded their kingdom. ठीक है, later half of 16th century, later half of 16th century means लगभग 50-50 का टाइम, राइट? 50-50 का टाइम। तो later half of 15th century एक्सपेक्टेड देयर किंगडम, उन्होंने एक्सपेंड कर लिया अपना किंगडम। आगरा फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। लगभग 17th सेंचुरी तक कंट्रोल किया है इन्होंने ऑल द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, दे इम्पोज करते थे स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने बहुत अच्छे से इम्पोज किया है। ठीक है, देयर रूल लीविंग द पॉलिटिकल लेगेसी सेक्शन एंड रूलर्स एंड सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। ठीक है, उनकी जो लेगेसी रही है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हम लाल किले पे झंडा ही फहराते हैं। Okay, that's because of British also, and that's because India continues to Delhi capital. ठीक है, तो that's why today Prime Minister of India addressed the nation independence day. ठीक है, rampart of the Red Fort. ठीक है, ओके, ये वही लाइन आ गई जो मैं ही बोल रही थी। ठीक है, जो मुगल का सिंबल है। ठीक है, दिस इज अ रेड फोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब चलो आगे देख लेते हैं। तो ये क्या है? मुगल आर्मी का कुछ कैंपेन की फिगर्स हैं। ठीक है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, तो हम ये सब पढ़ेंगे नहीं। ओके, ठीक है, मुगल आर्मी की बात है, मुगल आर्मी की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, बट मुगल आर्मी बहुत एडवांस थी, ये तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तोपे शोपे है ना, बारूद लेके खड़े हैं। ये सब कोई नहीं, खड़े रहने दो, हमें तो क्या करना है, हमें अपनी से फैक्ट करने हैं और हमें आगे बढ़ जाना है। तो मुगल कौन थे? ठीक है, तो ये कहानी है कि मुगल कौन थे। तो मुगल डिसेंडेंट रहे हैं किसके? 2 ग्रेट लीनिएजेस। कौन कौन से रूलर रहे हैं? मदर साइड से ये रहे हैं चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां के, और द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, वो जो चंगेज खां, जब हम पढ़ रहे थे कहाँ पे, इल्तुतमिश, और उसने अलाउद्दीन खिलजी और इसको बहुत परेशान किया था, एमईटी या मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो वही चंगेज खां। तो इनकी मदर मतलब मामा कहे, चंगेज खां इनके मामा थे। ठीक है, बोल दिया जाए तो। और फादर से ये तैमूर के थे। ठीक है, तैमूर आए थे मतलब लगभग 15 सेंचुरी के आसपास। तो इनके ये पापा की साइड से हैं, तो तैमूर इनके चाचा हैं और चंगेज खां इनके मामा थे। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो इनकी साइड से ये बहुत बड़ी, मतलब होता है ना यार कि हम इस खानदान से हैं, तो मतलब हमारा तो जितना बनता ही है। ठीक है, तो ये क्या रहे, रूरल ऑफ ईरान एंड इराक और टर्की का रूट कर रहा था, तैमूर कर रहा था। इसकी कोई मतलब नहीं है हमें, इनके डिसेंडेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमने ये पढ़ लिया, जान लिया कि ये कहाँ से आए थे। ठीक है, वो नहीं है बेसिकली मेरा बाप कौन है, तो वही लाइन, नथिंग चेंज। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। हाउएवर द मुगल डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल, ये मंगोल नहीं कहलाना चाहते थे अपने आप को। ठीक है, क्योंकि चंगेज खान ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन किया था इंडिया के पीपल के ऊपर। सो ये नहीं कहलाना चाहते थे अपने आप को, क्योंकि भाई ये नई चीज़ें बना रहे थे, तो वो नहीं कहलाना चाहते थे कि भाई हम मंगोल की वंशज हैं। ठीक है, इसीलिए ये उज्बेक के साथ भी लिंक्ड है। ठीक है, और इनकी इसका हमेशा कॉम्पिटिशन इनके भी चलता रहा है। ठीक है, मुगल प्राउड तो थे अपनी जो तैमूर एंसेंट्री पर,
but not least for of because that great ancestor has captured Delhi in 1398. बहुत ही ज़्यादा गंदा। ओके कोई नहीं, ये सब हटा देते हैं, इसमें कोई नहीं है यार, ठीक है, कि वो भाई यहाँ के लीनियस थे, वो अपने आप को मतलब इस लीनियस से नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन किया था। बस इतनी सी चीज़ है और कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तैमूर को अपना ज़रूर अच्छा मानते थे, क्योंकि तैमूर ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था, ठीक है, कैप्चर दिल्ली, तो ये इसीलिए अपना तैमूर को ज़रूर बहुत अच्छा मानते थे। तैमूर की इनने एक फ़ोटो भी लगाई है, देखो यहाँ पे नाम आ गया है, लेकिन यहाँ पे आगे तैमूर की फ़ोटो आपको दिखाई देगी। ये सब फालतू बात है। मुगल मिलिट्री के फर्स्ट मुगल एम्पर थे बाबर। कौन थे? बाबर। बाबर जो इंडिया आए थे फर्स्ट मुगल कैंपेन करने का 1526 से 1530, बेसिकली 4 साल। ये इन्होंने क्या किया था, ये फरगना से थे, फरगना आज भी अफगानिस्तान फरगना, और बेसिकली उज्बेकिस्तान और फरगना, ठीक है, तो वहाँ से ये आते थे। जब ये 12 साल के थे तब इनने राज इनको मिल गया था। ओके, तो इनके भाई बहन थे घर के, उन्होंने इनको इन्वेजन करके इनको मंगोल ग्रुप से बाहर निकाल दिया, ठीक है, उज्बेकिस्तान से। तो ये इन्होंने क्या किया कि काबुल पे अपना राज कर लिया। कब कर लिया? 1504 में। उसके बाद जैसे ही आप काबुल और अफगानिस्तान पहुंचते हो तो आपको लगता है कि हाँ, इंडिया में तो इतना बड़ा राज चल रहा है ना यार, इंडिया में सब कुछ है, ठीक है, खाना है पीना है, मतलब हर कुछ ही कहानियाँ सिंपल हो जाती हैं इंडिया में आते ही। तो इसीलिए वो लोगों ने कहा कि नहीं यार, तो इंडिया बढ़ते। तो उन्होंने क्या किया, डिफीट कर दिया सुल्तान ऑफ दिल्ली, किसको? इब्राहिम लोदी को, एट द पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बाबर आया और बाबर ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। कब किया? 1526 में किया। कौन था दिल्ली का राजा उस टाइम पे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो क्या है? इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। इनकी लड़ाई कौन सी हुई? तो पानीपत की लड़ाई हुई थी। इसका बहुत अच्छा मीन्स में क्वेश्चन भी बना था कि मतलब हर लड़ाई पानीपत पे क्यों होती है, ठीक है, कि पानीपत में ही क्यों हर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। ये मीन्स का क्वेश्चन था, बड़ा ही एनालिटिकल, मतलब इस समझ में नहीं आता क्या इसको लिख दे। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। कैप्चर दिल्ली और आगरा, तो उन्होंने कैप्चर दिल्ली और आगरा कर लिया था। अब ये जो मैप है, ठीक है, मैं जूम इन कर देती हूँ। ये जो आपको मैप दिख रहा है ना इंडिया और बेसिकली इंडिया का, तो ये जो मैप है ये है मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अकबर एंड औरंगजेब। तो जब हम देखते हैं अकबर की कैंपेन, तो इतना कोई ना बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि अकबर ने कहाँ से अकबर ने और औरंगजेब का कहाँ तक था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अकबर ने कभी डेक्कन को पार नहीं किया, डेक्कन नहीं गए अकबर, ठीक है। जितने भी गए हैं उसके बाद ही गए हैं, उनके डिसेंटर जहांगीर शाहजहां वो ही गए हैं, उनके बाद कोई नहीं गया है, ठीक है। तो ये है कहानी। अब आगे बढ़ जाते हैं। और जब और औरंगजेब का है, औरंगजेब के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। औरंगजेब ने अहमदनगर, बीजापुर, कोलकाता सबको अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है, सबको अपने उसमें ले लिया था कि भाई ये मुगल रूलर हैं। उसी के बाद इनका जो डिसेंडी शुरू हुई वो कहीं से पे जाके नहीं रुकी, वो तो सिर्फ ख़त्म हुए सीधे फिर 1857 में। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। हमें इतना नहीं ध्यान रखना, ठीक है। मैप में भी इतना कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा नहीं, बनेगा तो बहुत ही अच्छा है, भाई बन जाए, हाँ जहाँ से बनना हो फिर हाँ यार, अब यहाँ से बना दोगे तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट है औरंगजेब की, क्योंकि औरंगजेब ने हिस्ट्री चेंज की, उसने डेक्कन को अपने उसमें लेके आए थे, ठीक है, अपनी सल्तनत, अपनी मतलब डायनेस्टी में लेके आए थे डेक्कन को। इसलिए डेक्कन औरंगजेब के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अकबर के हिसाब से अकबर के जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आगे जो हमारे चैप्टर है उसमें हम पढ़ लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, ये यहाँ पे आप नहीं पढ़ पा रहे हो, वहाँ पे हम जाके पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, मुग़ल ट्रेडिशन क्या है ऑफ सक्सेशन। सो मुग़ल की जो रूल था उसमें वो
एल्डेस्ट जो सन था ना उसको नहीं करते थे, ठीक है, वो उसको बिलीव नहीं करते थे कि उसको मिलना चाहिए, ठीक है, इनहेरिटेंट। वो फॉलो करते थे जो तिमुरन बोलते थे कस्टम्स को, ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए। इनहेरिटेंस का डिवीजन क्या करते थे, उनके हर पूरे जो जितने भी सन्स थे, ऑल सन्स में उनका इनहेरिटेंस डिवाइड हो जाता था। लेकिन ये जो इनहेरिटेंस का ये जो बात है ना कि भाई इनहेरिटेंस जैसे आज है, पापा अपनी वसीयत लिख के जाते हैं, जिनकी भी होती है, ठीक है, उस टाइम पे ये लोग नहीं करते थे, ये लोग सब में बांट देते थे। लेकिन इसी यही जो पॉलिसी रही है ना मुगलों की कि भाई नहीं भाई हमें नहीं करके जाना और बाकी सब में बांट देंगे, यही जो पॉलिसी थी वो इतना ज़्यादा ब्लड शेड किया है इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। कितना ज़्यादा सलीम ने कितनी ज़्यादा लड़ाई की है जहांगीर बनने के लिए, शाहजहां ने अपने भाइयों को मारा है, ठीक है, इवन अकबर फादर ऑल्सो, ठीक है, हुमायूं, उनको भी कितना ज़्यादा मतलब परेशान होना पड़ा है अपने भाइयों को लेके। तो वेरी बैड इनहेरिटेंस पॉलिसी, ठीक है। अगर मुगलों का कुछ ऐसा अगर कोई एक लिखने आ जाए कि यार इनका क्यों इनको परेशानी हुई, तो ये भाई उनकी इनहेरिटेंस सक्सेशन पॉलिसी बहुत ख़राब थी। चलो तो आगे आ जाते हैं। मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर्स, क्या है भाई इनके अदर रूलर्स के साथ रिलेशनशिप। मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, वो लगातार लड़ाई करते रहे, ठीक है। मुगल्स ने लगातार लड़ाई की है जिनको इन्होंने नहीं अपने उसमें लिया है शासन में। लेकिन मुगल हमेशा करते थे, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा मतलब मार काट से ही काम करें, ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज़ में युद्ध ही हो। वो संध्या भी करते थे, ठीक है, और जब वो संध्या करेंगे और मेरिट के थ्रू अपने रिलेशन को अच्छे बना देते, जैसे राजपूत उनके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं उनके फ्रेंडशिप के उनके जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब राजपूतों ने शादी की है, उनके जो मतलब बहुत बड़े बड़े बेटे थे उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट दिया, जैसे टोडरमल ले लो, ठीक है, मतलब तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज पोजीशन भी दी है, ऐसा नहीं है ये डिग्रेड ही किया है, ठीक है। तो रिलेशनशिप इनने बहुत अच्छे बनाए हैं, ठीक है, मुगलों ने। तो ये मुगल्स के मैरिज विद राजपूत, तो मदर ऑफ जहांगीर, ठीक है, जिस पे जोधा अकबर बनी है पूरी, ठीक है, वो क्या थी, कछवाहा प्रिंसेस थी, ठीक है। ये राजपूत जो अम्बेर के राजपूत रूलर थे उनकी बेटी थी, ठीक है। और शाहजहां की भी जो मदर थी ना वो भी राठौर प्रिंसेस थी, ठीक है। इनका नाम था जोधाबाई, ठीक है, इनका नाम था जोधाबाई, ना कि जो हमें बताया गया है द अकबर के साथ इनकी शादी हुई थी वो थी जोधाबाई। बट कोई नहीं, ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में नाम और चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कहानियाँ बदलती रहती हैं। चलो तो हम यहाँ पे आ गए, मुगल के रिलेशन राजपूत के साथ कैसे थे, ठीक है। तो आगे का क्या बोलते हैं, ये सिसोदिया जो वंश था एक, ठीक है, सिसोदिया जो एक मेवाड़ के लोग थे। जब आप मेवाड़ का किला देखोगे ना कहीं भी, तो आप देखते रह जाओगे कितना बड़ा किला है, ठीक है। मेवाड़ का किला आई थिंक मेंशन है किसमें, मेवाड़ मतलब राणा सांगा, और मेंशन है यहाँ पे वही पद्मावत में, आई थिंक सो कि पद्मावत में मेवाड़ का किला मेंशन है। लेकिन जब आप देखोगे ना तो मतलब कितना बड़ा और कितना मतलब विशाल किला है कि वहाँ उसको भेदना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसको पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिसोदिया लोगों ने नहीं मानी भाई, इनकी अथॉरिटी नहीं मानी, हम तो नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे भाई, हमें नहीं माननी तो भाई। तो लेकिन ये एक बार डिफीट भी हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मुगल्स हैं उन्होंने इनको अच्छे से ट्रीट किया, उनको वतन जागीर दे दी, ठीक है। वतन जागीर मतलब उनको उनका हिस्सा दे दिया, ठीक है, जो भी उनका था, जो भी उनकी ज़मीन थी उनको वापस कर दी। और उनसे क्या ले लेते थे, ये गिफ्ट ले लेते थे कि भाई हम गिफ्ट ले लेंगे और आपसे और कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे राज करते थे वैसे ही राज करते रहोगे, तो ये कहलाती थी वतन जागीर, ठीक है। तो ये क्या था, ये केयरफुल बैलेंस था, किसका डिफीट तो कर रहे हो बट ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हो,
उनकी ज़मीन उसको वापस दे देते थे, ठीक है, उनको उनको पूरा वतन जागीर दे दी, बस आपको थोड़े से गिफ्ट देने हैं, बस आप तो हमारी उसमें रहो, किसमें कि हाँ भाई हमें मतलब जब हम मिलें तो हमें हेलो हाय कर दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे चलो तो आगे बढ़ते हैं। मनसबदार एंड जहांगीर, सॉरी जागीरदार, ये क्या होते हैं भाई मनसबदार एंड जागीरदार? बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था इससे, बहुत अच्छा। जागीरदार और जमींदारों में डिफरेंस यूपीएससी में, ठीक है, मैं ना कहीं पे क्वेश्चन लगा दूंगी, है ना, ये इसमें क्वेश्चन में अटैच कर दूंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था इससे, ठीक है। तो ये जब देख लो कि मनसबदार और जागीरदार में अंतर क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। चलो मैं आपको ध्यान से पढ़ा दूंगी, आप नहीं पढ़ोगे। ओके। जब एम्पायर क्या हुआ, एक्सटेंड होने लगा, तो इनको क्या पड़ी कि लोगों की ज़रूरत पड़ गई कि भाई कुछ तो लोग हों जो नीचे लेवल पे काम करें, है ना। सो उन्होंने डाइवर्स पीपल को अपने रिक्रूट किया है, ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नॉवेल्स को भी इन्होंने जो अपने राज में इंक्लूड किया है, ठीक है। इनके राज में ईरानी भी थे, इंडियन मुस्लिम भी थे, अफगान भी थे, राजपूत भी थे, मराठा थे। तो हम जो बोलते हैं ना सेकुलरिज्म की बात होती है, ठीक है, जो कि मतलब हर लोगों को उनकी बात का कहने का मौका मिलता है, हर किसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो दैट्स वाई दे आर मतलब ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है। वहां पे हर किस्म के लोग इनकी उसमें थे, दरबार में थे, ठीक है। और उनमें से जो लोग क्या करते थे, मुगल सर्विस को ज्वाइन कर लेते थे, उनको क्या बोलते थे, इनरोल्ड मनसबदार, उनको ये मनसबदार बोलना शुरू हो जाते थे। अब मनसबदार थे कौन, ठीक है, तो मनसबदार थे होल्ड अ मनसब। मैं जब आपको पढ़ा रही थी सल्तनत, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक मैं तम बताया इक्तेदार और एकता, राइट, है ना। तो कंपेयर करो उससे इक्तेदार और एकता, राइट। तो मनसब का, मनसबदार का क्या, मनसब, ठीक है, जो जमीन इंडिविजुअल हु होल्ड्स द मनसब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ रैंक। मनसब मतलब क्या होता है कि आपकी पोजीशन, आप किस पोजीशन पे हो, किस मनसब से आप आ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये ग्रेडिंग सिस्टम था। पहली बात तो ये ग्रेड पे होता था, जैसे 500 रुपये का मनसब, 5000 का मनसब। जैसे 5000 का मनसब किसे दिया हुआ था, महाराणा प्रताप, नहीं सॉरी, शिवाजी को मिला था 5000 का मनसब, ठीक है, कि 5000 का मनसब मतलब 5000 आपकी रैंक, ठीक है। किसी को 7000 रैंक मिलती थी, 7000 रैंक आई थिंक उनकी थी, टोडरमल की थी, आई एम नॉट श्योर बट ओके, ठीक है, कि 7000 रैंक थी शायद टोडरमल की। तो ऐसी इनकी रैंकिंग सिस्टम होता था, जितनी ज़्यादा जिसके रुपए ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा उनका रैंकिंग सिस्टम होगा, तो यही। और ये जो रैंक होती थी ये फिक्स किससे होती थी, मुगल फिक्स करते थे रैंक किसके, उनकी रैंक, उनकी सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलिट्री की, कितने सारे आपके पास ट्रूप्स हैं, कितनी सारे आपके पास सैलरी होगी, ये सब चीज़ें आपके मनसब से होती थी। जैसे आपके पास 500 रैंक के हैं तो आपको 500 घोड़े रखने हैं, उसके साथ 500 लोग रखने हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपकी रैंक के हिसाब से डिसाइड होता था। जो रैंक और जो सैलरी है वो कैसे डिटरमाइन हो रही है, ठीक है, अपने जात के हिसाब से, है ना। तो द हायर द जात इज, द प्रीशियर द नोबल द पोजीशन इज द कोर्ट, है ना। तो क्या होती थी इनकी जात एंड सवार रैंक, ठीक है, जात एंड सवार, सवार रैंक। सवार रैंक क्या होती थी कि सवार कितने आपके पास सवार है ना, कितने आपके पास सवार हैं, मतलब आपके पास कितने घोड़े, घोड़ों को ले जाने के लिए कितने सारे लोग हैं, ठीक है। और जात आपकी रैंक होती थी, ठीक है, उसके हिसाब से आपको मिल जाता था, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सैलरी थी। अब ये आगे देखते हैं, मनसबदार जो थे वो क्या, उनके पास क्या होती थी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। क्या करते थे, मिलिट्री का काम, मैंने आपको बताया ना, आपके पास कितने सवार हैं, कितने घोड़े हैं, उसके हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती थी। उनको स्पेसिफाई नंबर ऑफ क्या सवार या कैवलियर रखने पड़ते थे, ठीक है, वही मैंने आपको बताया सवार। मनसबदार जो थे ये क्या करते थे, अपने कैवलियर को रिव्यू के लिए किए आते थे, ठीक है, उनको रजिस्टर करते थे और उनके हॉर्स क्या होते थे, ब्रांडेड होते थे।
ब्रांडेड मतलब दाग सिस्टम, ठीक है। दाग, अगर कहीं पे दाग सिस्टम आ जाए, ऐसा टर्म आ जाए कि दाग सिस्टम, इन दाग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, तो आप ये मत लगा के आना कि ये मुगलों का है, ठीक है। दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस करना बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। और किसी भी हिस्ट्री में, अगर आप मिडिवल हिस्ट्री में जाएंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने शुरू की हो, ठीक है। बहुत शुरू से चली आ रही थी, इनने बस अडॉप्ट कर ली, ठीक है। तो यही है। तो ये क्या करते थे, हॉर्स को अपना मतलब स्टैंप लगा दिया बेसिकली, और उसी के हिसाब से उनको मनी मिल जाता था। तो हमने क्या देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया, मनसबदार देख लिया हमने। मनसबदार को कैसे मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, उनके पास जितने लोग होंगे उनके हिसाब से उनको सैलरी मिल जाती थी, ठीक है। और जो भी लोग थे जो मनसबदार के सवार थे, उनको सब रजिस्टर करते थे, उनके मतलब फेसबुक टाइप की प्रोफाइल उनकी बन जाती थी, और बस उसके बाद उनको सैलरी मिल जाती थी। तो अब ये देखो, ये जात रैंक, यहाँ पे एक सिस्टम दिया है जात रैंक, वो हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है जात रैंक? जात रैंक क्या है? तो नॉवेल जो हैं 5000 वर रैंक हायर देन दोज और 1000। मैंने बताया 5000 जो जितनी ज़्यादा पैसे उतनी ज़्यादा उनकी उतनी ज़्यादा इज्जत। अकबर ने 29 मनसबदार हैं विद द रैंक ऑफ 5000 जात, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया है, 29 ऐसे लोग थे, मतलब 30 ऐसे लोग थे जिनको 5000 जात दी है, 5000 की जात के टाइम उसके रखा है। औरंगजेब ने जो मनसबदार हैं वो उनको 79 कर दिया था इसी पोजीशन को, ठीक है। तो दैट्स वाई औरंगजेब के टाइम पे थोड़ा सा जो हमारा मुगल एम्पायर था वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। चलो डिसबैलेंस तो होते ही रहते हैं भाई, मैंने कहा ना 3-4 पीढ़ी ज़्यादा कोई चीज़ें चलती नहीं है, यहाँ पे नहीं चलेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल जागीर, ठीक है। मनसबदार कहाँ से अपनी सैलरी देते थे? उनका रेवेन्यू असाइनमेंट होता था, उनकी जमीन नहीं होती थी, रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल जागीर। ये क्या होते थे? इक्ता के समान होते थे। किसके समान? इक्ता, ठीक है। इक्ता मतलब जो जीता हुआ जिला उन्होंने अपने पास रखा, ठीक है। लेकिन बट अनलाइक जो इक्ता होते, इक्तेदार होते थे, जो मनसबदार थे डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर जागीर्स। अब ये देखो कि क्या अंतर है इक्ता, इक्तेदार और मनसब में। मनसबदार में ये अंतर है कि मनसब जो थे वो उस जगह का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करते थे, वो बस आते थे, रिवेन्यू लेते थे और चले जाते थे, दैट्स इट, ठीक है। दे ओनली हैज़ राइट टू रेवेन्यू देयर असाइनमेंट विच वाज कॉल्ड देम बाय देयर सर्वेंट व्हाइल द मनसबदार देमसेल्व्स सर्व इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। मनसबदार कहीं और लगे हुए हैं, इनकी सैलरी किसी और से आ रही है, ठीक है, किसी और जागीर से, ठीक है। मनसबदार जैसे मनसबदार हैं कश्मीर में, ठीक है, वहाँ पे वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उनकी मतलब साउथ में कुछ उनकी जागीर ऐसी है जहाँ पे कि भाई आपको इस लैंड से आपको पैसे मिल जाएंगे, तो वो जब जाएंगे उस लैंड पे तो वो पैसे लेके आ जाएंगे, बस दिस इट। लेकिन इक्तिदारी सिस्टम में ये नहीं था। इक्तिदारी सिस्टम में वो जहाँ पे थे वहीं से उनको एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, ठीक है। दैट्स इट। ये भी मिलिट्री वो थे, मिलिट्री असाइनमेंट करते थे, ये भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी भी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे नहीं पीछे नहीं हटे ये लोग, ठीक है। वो सब सवार था। लेकिन क्या हुआ, अकबर ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अकबर ने कहा नहीं भाई तुम वहाँ नहीं रहोगे क्योंकि करप्शन कर लेते हो, ठीक है। अगर तुम वहाँ रहते हो तो करप्शन कर लेते हो, इसलिए तुम दूर जगह रहो, ठीक है, यहाँ मत रहो। तो आगे देख लेते हैं। तो अकबर के टाइम पे क्या था, जागीर जो थी वो केयरफुली असेस्ड होती थी। क्या होती थी? असेस्ड होती थी। उनको केयरफुली मतलब क्या किया जाता था, मतलब अच्छे से नापा जाता था, ठीक है। उनके रेवेन्यू डिसाइड किए जाते थे, ठीक है। और रफली क्या होता था, इक्वल सैलरी मिलती थी सब मनसबदार को। इक्वल सैलरी कैसी कि वो अपनी जात और सवार रैंक के हिसाब से ना अपनी मतलब उस जागीर से उतना ही पैसा कमा सके, उतना ही प्रॉफिट ले सके जितना मतलब उसको बनता है, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो मनसबदार इसीलिए ऐसी जगह पे उनको जागीर मिलती थी जहाँ से उनका हिसाब हो जाए, इसीलिए वो इतने ज़्यादा क्या करता था, अपनी असेसमेंट करता था जागीरों की, ठीक है, कि कितना इससे पैदा होगा, उसको कितना मिल जाएगा मनसबदार को, बाकी लोग कैसे खा पाएंगे, अच्छे से खा लेंगे, बस इतना ही दे देंगे हम इसको, बस और नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, ये चीज़ें बदल गई, ठीक है। रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो ग्रांटेड से ज़्यादा से कम होता था,
ठीक है। और ह्यूज इंक्रीज हो गया मनसबदार में, ठीक है, मनसबदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और मनसब ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनको क्या होगा कि अब ज़मीनें तो इतनी सारी हैं नहीं है, लोगों में बढ़ गई ना ज़मीनें, तो उनको जागीर मिलने में भी टाइम लग जाता था। अब क्या होता था, और बहुत सारी हर जगह यहाँ लड़ाई चढ़ रही है, वहाँ लड़ाई चढ़ रही है, तो हर जगह लड़ाइयों के चक्कर में ज़मीनें भी नहीं थी, शॉर्टेज पड़ गई थी जागीरों की। तो क्या करते थे, many jagirdars try to extract as much revenues as possible which they had a जागीर। तो जागीरदार क्या करते थे कि वो जितना ही लूट पाए उतना लूटने को तैयार हो जाते थे। और औरंगजेब क्या था, अनेबल था टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट। वो सफ़र उसने बहुत किया है, ठीक है, इसके चक्कर में। ओके, अभी तक हमारे पास कोई ऐसे लिखने का सामान नहीं आया कि हम लिख पाएँ, ठीक है। अकबर का टाइम अच्छा था, औरंगजेब का ख़राब था। अब ख़राब में तो हर चीज़ ख़राब होगी ना, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें तो ख़राब होगी नहीं, हर जगह से ख़राब होगा। मनसबदारी सिस्टम भी ख़राब होगा, रेवेन्यू सिस्टम भी ख़राब होगा, जागीरदारी सिस्टम भी ख़राब होगा, ठीक है, तो हर कुछ ख़राब होगा। जिसकी टाइम ख़राब आएगा उसका हर कुछ ख़राब है। चलो कोई नहीं। तो ये जो पिक्चर है ये मनसबदार की लगी हुई है कि मनसबदार कैसे लड़ने जाते थे। अब देखो यहाँ पे मतलब जब्त एंड ज़मींदार, ये क्या होते थे जब्त एंड ज़मींदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल क्या था मुग़ल रूलर्स के लिए, क्या था, टैक्स। वो काम करते थे पीजेंट्री से जो प्रोड्यूस होता था उससे टैक्स ले लेते थे। पीसेंट पे टैक्स, ठीक है, और थ्रू द रूरल इलीट्स जो थे उनको पीसेंट क्या करते थे, उनको टैक्स दे देते थे। अपना हेडमैन होते थे, ये लोकल चीफमैन होते थे, क्या होते थे, ठीक है। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार, ठीक है। तो जो हम आगे पढ़ते आ रहे हैं ना, सामंत, ठीक है, ये सब हमें आज हम जमींदार जो यूज़ करते हैं, हम जमींदार यूज़ कर लेते हैं। पहले क्या था, कभी सामंत हो जाते थे। तो वही जागीरदार, ठीक है, और ज़मींदार, देख रहे हो अंतर ये है कि वो वहाँ के लोकल मैन होते थे, वो वहीं पर रेवेन्यू लेते थे, वहीं पर रहते थे, उनके टैक्स से मुगलों को टैक्स मिल जाता था, ठीक है। तो ये अंतर था, ओके। इसका क्वेश्चन मुझे लगाना चाहिए था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, तोडरमल, ठीक है। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं तोडरमल। इनको नाम छोटा मोटा नहीं समझना, तोडरमल की बहुत ज़्यादा अहमियत रही है इन अकबर एम्पायर। उसको मतलब पूरा सेंट्रलाइज करने में, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करने में तोडरमल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और तोडरमल इसीलिए इतने अकम्पलिस थे और इसलिए इतने अच्छे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कहे गए क्योंकि उन्हें शेरशाह सूरी के टाइम पे भी ना अपना वो ले लिया था, क्या, अपने काम कर रहे थे शेरशाह सूरी के साथ भी। तो उसने वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई हैं, यहाँ से कुछ अलग अपनी कुछ बात की, उसके हिसाब से उसने काम किया है। तो तोडरमल इनके रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं। अब रेवेन्यू मिनिस्टर तो पैसा तो ला के देगा, तो ये क्या किया इन्होंने, केयरफुल सर्वे किया, ठीक है, जितनी भी क्रॉप ईल्ड थी, जितने भी खेत थे, प्राइस डिसाइड किए, ठीक है, कितने 10 सालों में कितना खेती क्या होती है वो सब इन्होंने डिसाइड किया। 10 साल मतलब 1570 से 80 के बीच में। ये डेटा के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर क्रॉप का टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन द कैश। आज जैसे कैश मिलता है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हर चीज़ का जैसे कि आप गेहूँ ले रहे हो तो उसका टैक्स फिक्स है कि इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप गन्ना उगा रहे हो तो इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, है ना। तो बस वही था। और जो प्रोविंस होते थे, ठीक है, वो डिवाइड होते थे रेवेन्यू सर्कल में इन ओन शेड्यूल रेवेन्यू रेट्स ऑफ फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। उनके शेड्यूल होते थे, ठीक है, इंडिविजुअल क्रॉप्स की कि वो कब क्रॉप को टैक्स को बढ़ा देंगे। तो इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा गया, जब्त, ठीक है, बेसिकली जब्ती सिस्टम। क्या, जब्ती सिस्टम, देख लो जब्ती सिस्टम क्या है, ये रेवेन्यू सिस्टम है, ठीक है, तोडरमल ने बनाया था जब्ती सिस्टम। ये क्या होता है, 10 सालों में ये अपना पूरा 10 सालों का पूरा डेटा वेटा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये असेसमेंट करते हैं, उसके बाद ये आते हैं
हर क्रॉप पे अपना अपना टैक्स लगता है, उसको सबको टैक्स देना पड़ता है। जैसे जब्ती सिस्टम। लेकिन ये क्या है, ये प्रेवलेंट था दोज एरिया में जहाँ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को सर्वे द लैंड, तो की वेरी केयरफुल अकाउंट, जहाँ मुगल के लोग पहुँच जाते थे और अकाउंट अच्छे से कर पाते थे। लेकिन ये पोजीशन कहाँ नहीं थी, ये गुजरात और बंगाल में नहीं थी। तो यह भी स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या ये मुगलों के पूरे राज्य में ऐसा सिस्टम था, तो नहीं था। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है। क्या मुगलों के राज्य में पूरा सिस्टम था, तो बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। थोड़ी जगह पे जहाँ मुगल लोग पहुँच गए वहाँ पे हो गया, मतलब जो उनके ऑफिसर्स पहुँच गए वहाँ पे हो गया, और जो नहीं पहुँचे वहाँ पे नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ एरिया में क्या, जमींदार बहुत अच्छे से काम करते थे अपने पावर का, और ये क्या करते थे, जब मुगल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते थे, तब ये क्या करते थे, रिवेलियन बन जाते थे। रिवेलियन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वह वहाँ पे उनके पास शक्ति है ना यार, लोकल पीपल है ना, लोकल पीपल की ज़मींदारी बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो ये क्या होते थे, ज़मींदार होते थे और जो पेशेंट होते थे वो सेम कास्ट के होते थे, तो वही रिवेल कर देते थे भाई मुगलों के लिए। और यही रिवेल जो है, ज़मींदार का रिवेल है जी, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया है मुग़ल एम्पायर को। ठीक है, हर जगह यार, मतलब कोई भी लोकल पीपल होगा वो हर जगह परेशान करेगा। ठीक है, ये अकेला मुगल्स नहीं थे, ये हर उसमें होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुगलों को पीसेंट ने ही परेशान किया है, मुगलों को उनकी बाउंड्रीज ने ही परेशान किया है, मुगलों को मतलब जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रही थी उन्होंने ही परेशान किया है, मुगलों को अंग्रेज ने ही परेशान किया है, क्योंकि मुगल थे ना सबसे बड़े, तो परेशान किसको किया जाएगा, सबसे बड़ों को परेशान किया गया, तो सबसे बड़े परेशान हुए। तो वो हर तरफ से परेशान रहते थे, अपने घर के बच्चों से भी, ठीक है, घर वालों से भी, बाहर से भी, तो हर जगह से परेशान रहे। तो लाइफ इज़ अ फुल स्ट्रगल अगर बात की जाए मुगलों की तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा आईन अकबरी, ये क्या है? अकबर आईन अकबरी एक मतलब अकबर की बुक है अकबरनामा, उसमें आईन अकबरी एक छोटा सा पार्ट है इनका। तो हम देखते हैं लिखा किसने है, तो अकबर जो नामा है इसको किसने लिखा है, अबुल फजल ने। ठीक है, इन्होंने अपनी पूरी जितनी भी पापा थे, चाचा थे, सबकी हिस्ट्री इसमें लिखी है। ये 3 वॉल्यूम में लिखी गई है। ठीक है, इसका टाइटल क्या है, अकबरनामा। ठीक है, तो फर्स्ट वॉल्यूम में क्या है कि अकबर के जो एंसेस्टर है मैंने बताया। ठीक है, सेकंड में क्या है, उन्होंने अपने जो इवेंट इनके साथ हुए हैं वो इन्हें लिख दिए। थर्ड में क्या है, आईन अकबरी है। आईन अकबरी, आईने मतलब आईना दिखाया है इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का। तो भाई अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू, जोग्राफी, सब के बारे में इन्होंने अपने आईन अकबरी में इन्होंने बताया है। ठीक है, कितना सही, खुद अपनी बुक लिखवा के जाओ। क्या उनका कल्चर था, कैसे लोग थे लिविंग इन इंडिया, उन्होंने सब बताया है। इसमें जो आईन अकबरी में सबसे रोचक बात है वो क्या है, आईन अकबरी में स्टैटिकल डिटेल्स दी हुई हैं अबाउट द थिंग्स दैट डाइवर्स क्रॉप्स, यील्ड, प्राइस, वेजेस, रेवेन्यूज, मतलब ये सब उन्होंने अपनी उसमें मतलब लिखा है कि भाई देखो हम इतने वेजेस लेते थे, ऐसे ऐसे रेवेन्यू काउंट किया जाता था, तो ये सब उन्होंने जानकारी दी है। तो हाउ ट्रांसपेरेंट ऑफकोर्स, और अपनी काल में लिखा के चले गए, खुद ही लिखवाया तो पता, क्या पता सही भी होगा कि नहीं, हम ये बता नहीं सकते। ठीक है, बिकॉज हिस्ट्री इज़ गॉन लेकिन हाँ बस यही है कि हाँ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अकबर का एक बहुत अच्छा चित्र है अकबरनामा में, अबुल फजल ने बनवाया है। ठीक है, ये अकबर अपने उस पर बैठे हैं, थ्रोन पर बैठे हैं और अपना फैसला को सुना रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो वही पोर्ट्रेट है कि अकबर रिसीविंग अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल, तो ये भाई अबुल फजल होंगे, अकबर होंगे, तो ये बुक दे रहे हैं एक दूसरे को। चलो एक दूसरे को नहीं, उनको। नूरजहां's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, ये एक नूरजहां एक बहुत अच्छा कैरेक्टर आती है कहानी में वापस। ठीक है, जहांगीर एक बहुत अच्छे कैरेक्टर, जहांगीर जो हम बात करते हैं, अगर आपने पुरानी देखी हो
तो मतलब मुगल आज़म, ठीक है, अगर आपने पुरानी देखी हो दिलीप कुमार और मधुबाला की, तो माशाअल्लाह जो वो सलीम थे वो बन के आते हैं भाई जहांगीर इन अ कोट। अगर जिसने नहीं देखी हो वो देखो प्लीज़, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मूवी। ओके चलो मजाक ख़त्म। मूवी, मेरी मूवीज़ का जो इंसाइक्लोपीडिया हूँ मैं, उसका कोटा ख़त्म और आगे बढ़ते हैं। तो नूरजहाँ जहांगीर के कोर्ट में एक बहुत ही इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर बन के आती हैं। इनका नाम होता है मेहरुनिसा, ठीक है, व्हाट, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा क्या करती हैं, जहांगीर से शादी करती हैं, उनका अपना नाम चेंज कर लेती हैं, टाइटल नूरजहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जहांगीर से काम का मैरिड होती है, नूरजहाँ उनका नाम रहता है, मतलब ये जहाँ में सबसे ज़्यादा उनका नूर था। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भाई, ये जो जहांगीर थे, ये इनके प्यार में ना भारी पागल थे, भारी मतलब भयंकर। मतलब जहांगीर ने इनके नाम में सिल्वर कॉइन चलाए हैं, ठीक है। और उस पर एक साइड इनका नाम और अदर साइड क्या होता था, इंक्रिप्शन, जो इनकी बेगम का नाम होता था नूरजहाँ का। तो इतना प्यार, मतलब देख रहे हो, क्या करोगे आप लोग। ये यहाँ देखो, सिक्कों पे नाम लिखवा जा रहे हैं, ताजमहल बनवाया है लोगों ने। चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ये डॉक्यूमेंट दिखाया गया है, ये फरमान है नूरजहाँ का। यहाँ पे उनने सील वील वैसी बना के रखी है, ठीक है, छोड़ देते हैं हम इसको, बढ़िया। तो यार बहुत बाइफिकेटेड है, ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी। ऐसा नहीं होगा कि आपको ना सब जानकारी ना लाइन बाई लाइन मिल जाए। जैसे अब यहाँ पे आ गया सुरह कुल, हाँ सुलह कुल, ये क्या है सुलह कुल? तो अकबर ने अपनी जो अकबर ने एक टाइम पे क्या हुआ था, अकबर ने एडमिशन तो अच्छा कर लिया भाई, अब वो मालथस अकबर ने अपना एडमिशन अच्छा बना लिया। अब एक क्या था कि अकबर जानना चाहते थे कि अच्छा स्पिरिचुअली और रिलीजन वाइज क्या होता है, मतलब क्या फैक्ट है और क्या सही है क्या गलत है। तो उसी रिलीजन को उन्होंने अपने मतलब समझने के लिए कि क्या है सही क्या है गलत, उसके लिए वो एक अपने हर बार एक रिलीजियस कोड करते थे, ठीक है, और अपने हिसाब से वो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाया करते थे, ठीक है, मतलब बहुत सारे ज्ञानियों को उससे बहन करते थे, उनसे बहस करते थे। तो सुलह कुल क्या, जब उनको पता चला यार कि उन्हें सबसे बहस कर ली, उनको पता चला कि नहीं यार सब कुछ एक ही है, तो उन्होंने उनके पापा ने, जैसे धम्मा सिस्टम अशोक ने शुरू किया था, वही एक अकबर ने शुरू किया है सुलह कुल। एक उन्होंने खुद का धम्मा शुरू किया कि ये हमारे जो धर्म है इसमें सब चीज़ों के लिए अलाउड है, ठीक है, कोई किसी पे मतलब जितना भी मतलब जितने भी धर्म की जितनी ज़्यादा ख़राब चीज़ें होती हैं उन सबको छोड़ के सुलह कुल में सब अच्छा अच्छा है। तो ये है, इसको जहांगीर ने डिस्क्राइब किया है अपनी फादर पॉलिसी सुलह कुल की। हमें ये नहीं पढ़ना है, उन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया हम नहीं पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर एंड 7th सेंचुरी एंड आफ्टर, क्या हुआ भाई मुगल एम्पायर का 7th सेंचुरी और उनके आफ्टर में? तो उनका एडमिशन क्या था, बहुत अच्छा था, लोग बाग बाहर से भी आ रहे थे, इंटरनेशनल ट्रैवल भी इंडिया में आ रहे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि द इनक्वालिटीज़ वर ग्रेइंग, लेकिन क्या था लोगों के बीच में इनक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। क्या थी भाई कि लोग बहुत पुअर भी थे, ठीक है, एक जहाँ पे वो पुअर देख रहे हैं और एक वहाँ पे वो एक इतना बड़ा मुगल राज देख रहे हैं। तो ये बहुत मतलब आई ओपनिंग था लोगों के लिए जो वहाँ से फॉरेनर आ रहे थे उनके लिए। ये 20th ईयर ऑफ शाहजहाँ रिजिम में शाहजहाँ के टाइम पे inform us that the highest ranking मनसबदार were only 445 इन नंबर। क्या थे भाई हाईएस्ट रैंकर जो थे मनसबदार, वो कितने? 445, वो भी कितने में? 8000 में से। सोच रहे हो हाईएस्ट रैंकर्स सिर्फ 445 8000 में से। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं बोलेंगे, मतलब ये कितना ज़्यादा मतलब डिफरेंस है, ठीक है, कि भाई आप बिल्कुल लोगों को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हो, चाहे उनके पास कितना ही ज़्यादा टैलेंट हो, ठीक है। तो देखो 61% ऑफ रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े से लोग लेके चले जाते थे एम्पायर का, बाकी लोग कुछ कर नहीं रहे थे। तो
तो इससे क्या हुआ कि एम्पायर में सैलरीज तो कम थी, लोगों के पास ट्रूपर्स पे भी लोगों ने काम करना बंद कर दिया। ये भी एक चीज़ थी जिससे क्या हुआ कि जो मुग़ल सिस्टम था वो और ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, तो मुग़ल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। तो मुग़ल एम्परर जो थे, वो जो मनसबदार थे, वो स्पेंड करते थे ग्रेट डील, ठीक है, उनकी इनकम और सैलरीज का, ठीक है, अच्छे से काम कर रहे थे वो लोग। और जो उनके एक्सपेंडिचर थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते थे, उनसे क्या होता था, बेनिफिट होता था आर्टिजन्स को। जो आर्टिजन अच्छा, जैसे अब देखो राजा अच्छा तो कर ही रहा है, तो लोग वो राजा बुलाएगा ना कि भाई अब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे आर्टिजन प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या होता था, जो रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो बहुत कम था। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे उनके पास में बहुत कम पैसा बचा था, क्योंकि सब जमींदार ने लूट लिया। ठीक है, जो आए जागीरदार उन्होंने लूट लिया, सब ने लूट लिया उनको, तो बहुत ही हैंड टू माउथ सिचुएशन उनकी बन गई थी। ठीक है, तो ये कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, एडिशनल रिसोर्सेज नहीं बन रहे थे, तो लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं हो रही थी। ठीक है, जो वेल्दी अच्छे लोग थे, अमीर लोग थे, आर्टिजन थे, ठीक, मर्चेंट थे, बैंकर थे, वही अमीर होते जा रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था। तो ये जो बहुत सारी वेल्थ थी ना, रिसोर्सेज और जितनी भी कमांडेड वेल्थ थी मुगल एलिट के पास, वो ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए, बहुत अच्छे, मतलब इतने पावरफुल पीपल बन गए। उसके बाद कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुगल एम्पायर को छोड़ो। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपना खुद के एम्पायर चालू कर दिए। ठीक है, क्या हुआ देखो, सर्वेंट्स इमर्ज एज अ पावरफुल सेंटर ऑफ द पावर इन द रीजन। ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू डायनेस्टी, उन्होंने नई डायनेस्टी बना ली कमांड प्रोविंस में, लाइक हैदराबाद एंड अवध। ठीक है, हैदराबाद में उन्होंने अलग राज बना लिया, अवध में अलग राज बना लिया। तो क्या कर रहे थे ये, वो अपने मुगल को तो अपना मान रहे थे कि भाई आप हमारे मास्टर हो, लेकिन मैं खुद अपनी चीज़ें चला रहे थे। ठीक है, अपने हिसाब से अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना रहे थे, अपने हिसाब से चला रहे थे चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा हमको फैक्ट में गैदर करने के लिए नहीं हुई है, बस एक जागीरदार है, ज़मींदार का फैक्ट है। ठीक है, और कौन सा फैक्ट है, और जब्ती सिस्टम है कुछ ऐसा, और अकबर के आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा एक बुक जो आप अपनी कॉपियों में लिख लेना जहाँ पे आप बुक्स लिख रहे हो। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है, उसमें आईने अकबरी उसी का हिस्सा है। ठीक है, उसमें उनके एडमिशन की जानकारी है। ठीक है, और कुछ जातन सवाल सिस्टम आप पढ़ ही चुके हो। ठीक है, इनका क्या हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ मुगल सिस्टम का आप देख रहे हो। ठीक है, इनका हेरिडरी जो इनका राइट थे वो ढंग के नहीं थे। ठीक है, इनकी मनसबदारी सिस्टम इनका ढंग का नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन को जो अच्छा राजा होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेता था, जो नहीं होता था, जिनके पास नहीं मिलता था अच्छा एक्सपीरियंस जो नहीं है, ठीक है, वो मतलब खराब कर देगा। ठीक है, सब काम। वेल्थ अच्छी थी लेकिन किसके पास थी, सिर्फ एलिट लोगों के पास थी, बाकी जो रोज़मर्रा के लोग थे वो मर ही रहे थे। ठीक है, उनको किसी से उनकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और जब मुगल एम्पायर थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ उसके बाद आके इन्होंने अपने नए अवध बना लिए, हैदराबाद बना लिया। द फुल जिस्ट ऑफ दिस, द होल थिंग इज़ दिस। ठीक है, ये आपको मैं PDF दे दूँगी। ठीक है।